समझते हैं कि पीओडब्ल्यू में क्या दिक्कत है। तो भैया सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आपको पीओडब्ल्यू में देखने को मिलेगा वो है एनर्जी। एनर्जी एफिशिएंट कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए यार, बहुत ज्यादा हाई कंप्यूटेशनल पावर आपको रिक्वायर्ड होती है, बहुत ही बड़ा खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का निकलता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए। तो अभी इससे होता क्या है कि भैया जिसके पास इतनी ज्यादा कंप्यूटेशन पावर है, इतनी एनर्जी वो अफोर्ड कर सकता है खर्च करना, वही माइनर्स की रेस में उतरेगा और उसी के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं और उसी को रिवॉर्ड मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये फंडा सिंपली हो जाता है आपके सामने क्लियर। एक और चीज भैया अपने को पीओडब्ल्यू में समझनी है, वो ये है कि अगर आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, उसके अंदर भैया बहुत सारे जो आपके नोड्स है वो मौजूद होंगे। उसमें से मान लीजिए इतने जो नोड्स हैं वो ट्राई करना चाहते हैं टू वैलिडेट दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन है ये, इसको वो वैलिडेट करना चाहते हैं। उनके पास उतनी कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज हैं कि वो उसे कर सकते हैं। तो भैया ये लोग जो है वो ट्राई मारते हैं। ओके, ट्राई मारते हैं मतलब कंपीट करते हैं। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कंपीट। तो वो अपने पर्सनल लेवल पे तो अपना कंप्यूटेशन पावर यूज कर रहे हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो इतने सारे आपके नोड्स जो आपके नेटवर्क में मौजूद है वो अपने अपने लेवल पे पूरी एनर्जी मार रहे हैं टू रिस्पेक्टिवली वैलिडेट अ सिंगल ट्रांजैक्शन। तो देखिए आप कितनी ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है, कितनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी यूज हो रही है। और आखिरकार एज ए कंक्लूजन सिर्फ उन सब में से कोई एक ही होगा, उन सब में से कोई एक ही होगा जो कि आपके इस रिस्पेक्टिव जो ट्रांजैक्शन है उसको वैलिडेट करेगा और ब्लॉकचेन में ब्लॉक को ऐड करेगा। कोई एक ही होगा, सही बात है। तो फिर इन बाकियों की जो एफर्ट्स थे, जो एनर्जी थे, वो तो किसी काम के नहीं रहे। आपको बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये ड्रॉबैक, ये लिमिटेशन आपको पीओडब्ल्यू में देखने को मिल जाएगा। अब कैसे पीओएस इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक ऐसा क्या अलग कर रहा है? कुछ अलग नहीं कर रहा। देखिए आपके पास ये नेटवर्क है, बराबर है, इसमें बहुत सारे नोड्स हैं, बहुत सारे नोड जो है यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ हो क्या रहा है, ये फंडा क्या चल रहा है यहाँ पे? बेसिकली जो भी आपके इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा? उसे यहाँ पे सिंपली एक स्टेक रखना पड़ेगा। आपको कुछ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज जो है वो दाव पे रखनी पड़ेंगी, यहाँ पे आपको देनी पड़ेंगी to be a candidate to become a validator। यस, जो काम वहां माइनर्स कर रहे थे यहां पे वो वैलिडेटर कर रहे हैं, यानी कि टू वैलिडेट द ट्रांजैक्शंस। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो टू बी अ वैलिडेटर, टू बी अ कैंडिडेट, ओके, फॉर बिकमिंग अ वैलिडेटर, तो उसके लिए यहां पे आपका जो नोड है वो क्या कर सकता है? कुछ स्टेक पे रखेगा। ओके, कुछ स्टेक पे रखेगा क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, हर एक रखेगा। तो इनका एक कलेक्शन बन जाएगा। ओके, अब यहां पे बेसिकली देख लीजिए, मैं इसको नाम देता हूं नोड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n, बराबर है। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ नोड्स ने कुछ ना कुछ भैया क्रिप्टो करेंसी स्टेक पे अपनी रखी हुई है। दोस्तों कई सारे जगह पे रेफरेंसेस में ये देखने को भी यहाँ पे मिला है कि ये जो भी कलेक्शन ऑफ नोड्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ स्टेक पे रखा हुआ है टू बी अ कैंडिडेट ऑफ बिकमिंग अ वैलिडेटर, तो उसमें से वैलिडेटर मोस्ट लाइकली वही बनता है जिसने सबसे तगड़ी अमाउंट वहां पे रखी हुई होगी एट स्टेक, जिसने सबसे ज्यादा जो क्रिप्टो करेंसीज है वो वहां पे स्टेक पे रखी हुई है। ही और शी, दैट रिस्पेक्टिव नोड इज लाइक मोस्ट लाइकली टू बिकम अ वैलिडेटर। अब यहाँ पे एक और अप्रोच अपन यहाँ ऐसा रख सकते हैं कि यार रैंडमली करो। मैं क्या बोल रहा हूं? रैंडमली, मतलब जैसा अपन नहीं करते यार, कुछ खेल खेलते हैं या फिर कुछ लकी ड्रॉ निकालते हैं तो पर्चियों पे एक एक के नाम लिख देते हैं और वो ग्लास बाउल में डाल देते हैं और उसमें से फिर रैंडमली पिक करते हैं। इससे क्या लगता है कि यार कोई पार्शियलिटी नहीं हुई है, कोई बायस्ड नेचर आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। आपने सिंपली वो चिट उठाई, जिसका भी नाम निकला वो वैलिडेटर। तो ऐसा ही दोस्तों कुछ रैंडम नेचर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए कि रैंडमली एक आपके नोड को उठाया जा रहा है और उसको भैया एक तरीके से वैलिडेटर बनाया जा रहा है। मान लीजिए ये जो तीसरा नोड है ये वैलिडेटर आपका बन गया। अब यहाँ पे ये वैलिडेटर बनने के बाद वो क्या करता है, ये जो आपका रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन है ऑब्वियसली उसको वैलिडेट करना है, तो उसको अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई कंप्यूटिंग पावर या एनर्जी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो अपना नॉर्मल जो कंप्यूटिंग पावर नेसेसरी होती है उसके थ्रू भी इस रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन को टी को वैलिडेट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे भी एनर्जी की बचत हो रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ ये सब के सब एलिमिनेट हो गए, सिर्फ ये एक रिस्पेक्टिव नोड सिलेक्ट हुआ टू बिकम अ वैलिडेटर और उसने भी बहुत ही कम से कम एनर्जी का यूज करते हुए इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर दिया। ये बाकी के नोड्स ने अपनी एनर्जी का प्रदर्शन दिखाया नहीं, शक्ति का प्रदर्शन दिखाया नहीं, तो शक्ति आपकी बच गई।
यही तो अपने को मांगता था, इसीलिए यहाँ पे जो ये पीओएस है ये एनर्जी एफिशिएंट तरीका है। एक सिलेक्ट हुआ टू बिकम अ वैलिडेटर और उसने भी बहुत ही कम से कम एनर्जी का यूज करते हुए इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर दिया। ये बाकी के नोड्स ने अपनी एनर्जी का प्रदर्शन दिखाया नहीं, शक्ति का प्रदर्शन दिखाया नहीं, तो शक्ति आपकी बच गई। यही तो अपने को मांगता था, इसीलिए यहाँ पे जो ये पीओएस है ये एनर्जी एफिशिएंट तरीका है। एक अल्टरनेटिव है फॉर द पीओडब्ल्यू विच इज एनर्जी एफिशिएंट। तो ये अपने को समझना। अब इससे होता भी क्या है कि भैया जो आपकी स्केलेबिलिटी, ये जो स्केलेबिलिटी वाला फैक्टर है ना भैया, ये बढ़ जाता है, इट इंक्रीजेस, जबकि पीओडब्ल्यू में वो स्केलेबिलिटी आपको इतनी नहीं देखने को मिलेगी। तो भाई साहब यहाँ पे जो अपनी ये नोड 3 है ये तो अपना काम करेगा इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने का। तब तक के लिए इसने जो अमाउंट स्टेक पे रखी थी वो लॉक्ड होती है, उसे क्या होता है, लॉक्ड किया जाता है। क्यों? बिकॉज देखिए यार ये जो नोड है वो इकलौता नोड है जो कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने वाला है। तो भैया वो कुछ भी बंडलबाजी कर सकता है, कुछ भी लफड़े कर सकता है, कुछ भी फ्रॉडगिरी, कुछ भी कर सकता है, बायस नेचर दिखा सकता है, एनीथिंग इट कैन बी डन। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर उसने पूरी शिद्दत के साथ, सही नियत के साथ अगर इस ट्रांजैक्शन को उसने वैलिडेट किया, उसके बाद अगला स्टेप, आपके नेटवर्क में जो नोड्स मौजूद है उन्होंने भी अपना एक ओके टिक दे दिया कि हाँ भैया ये ट्रांजैक्शन वैलिड है। उसके बाद ही जो उसका अमाउंट था स्टेक में रखा हुआ उसे अनलॉक किया जाता है और इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए जो उसका रिवॉर्ड है वो उसको दिया जाता है। तो भैया वो जो अमाउंट था वो अमाउंट प्लस जो उसने स्टेक में रखा था और प्लस उसका जो रिवॉर्ड है वो, ये दोनों के दोनों उसको दिए जाते हैं वंस दैट रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन इज ओकेड, अपन बोलते हैं वेरीफाइड बाय दैट रिस्पेक्टिव ऑल द नोड्स ऑन योर नेटवर्क। तो दोस्तों आई होप इस